अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चों। तो सब इस तरह करो, सबको अटेंडी बनाते जाओ। ओके सर। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगी। तो इस दुआ के साथ स्टार्ट करते जो हमेशा हम करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को, इस प्यारे पाकिस्तान को, इंसानियत को इस मुसीब वबा और मर्ज से महफूज रखे। अगर कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए, आमीन। हाँ जी बच्चों, एक तो पहला जो फेज़ है, आपके घरों में भी और तमाम पाकिस्तान के अंदर जो 9th क्लास से लेकर 2nd ईयर तक आज उनका फर्स्ट डे है ऑन कैंपस। तो हर घर में कोई ना कोई, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास 9 से लेकर 2nd ईयर तक है, तो फिर उनके लिए सुबह सुबह उठना और अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करना और तैयार होकर स्कूल या कॉलेज जाना, ये रूटीन शुरू हो चुकी है। लाइफ दोबारा रूटीन में आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा प्यारे बच्चों, आपके पास 5 मिनट्स है फॉर द रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या किया था, तो अपने हैंड आउट्स ज़रा सामने रख लें, कॉपी पेंसिल साथ रखें, बुक भी साथ अपने करीब कर लें, और उसका रेफरेंस हम यूज़ करेंगे जब कुछ न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट के लिए आपके करीब होनी चाहिए चीज़ें। तो मुझे आपने बताना है कि व्हाट इज़ अ कैपेसिटी और व्हाट इज़ अ थ्रूपुट, what are the kinds of capacities, design capacity, effective capacity and actual capacity। ये मुझे आप अभी लोग आफ्टर 5 मिनट्स बताएंगे कि what are different kind of capacities होती है। तो जल्दी से आप रिवाइज करें, और वंस अगेन ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। रीज़न ये है कि अदर देन ये जो कंटेंट है हैंड आउट से हम डिस्कशन करते हैं, आप उस पर नोट डाउन करें for the sake of a connection between the last and the current lecture as well. हाँ जी, कितने घरों में ये जो हमारे स्टूडेंट हैं अभी जो मेरे साथ हैं फ्रॉम 6 + 4 10, बहन भाई क्लास 9 से लेकर 2nd ईयर तक है। सर मेरी बहन पढ़ती है 9 क्लास में। ठीक है, तो फिर तो वो शुरू हो गया सर जी, वो मेरे अर्ली। भाई के ठीक बच्चे फर्स्ट ईयर 2nd ईयर में। माशाल्लाह। तो राइट टाइम पर उठना, तो बड़े अरसे बाद ये भी ज़ाहिर है ऑनलाइन क्लासेस तो होती रहती हैं, मुझे क्या ऑनलाइन क्लासेस भी जनरली स्कूल्स के अंदर तो 9 to ऑनवर्ड स्टार्ट होती थी। और स्कूल और कॉलेज हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम जो देखते रहते हैं मे बी 7:30 से लेकर या 8 o'clock ऑनवर्ड। अच्छा जी, कौन रिवाइज करेगा जी? आपने लास्ट सेक्शन में क्या लर्न किया जी? एनी वन मे स्टार्ट कि सर अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी एंड दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपेसिटीज। एनी वन मे स्टार्ट। सर मुझे कुछ पूछना था।
अगर रेलेवेंट लेक्चर है बेटा यू आर वेलकम, अगर अदर देन कोई चीज़ है तो बेटा मैंने आपको ना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इसी काम के लिए दिया हुआ था कि आप मुझे मैसेज करें और टाइम ले लें और यू मे डिस्कस व्हाट एवर यू वांट टू डिस्कस। अगर तो रेलेवेंट टू इस चैप्टर है यू आर वेलकम, यू मे। नहीं चलो ठीक है, ओके सर। अगर 7S के अलावा कोई चीज़ है तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव इसलिए होती है, मुझे नहीं समझ आती कि हम जनरली ऑन कैंपस इस तरह सेल फोन लोगों को नहीं देते हैं, ना इनकरेज करते हैं। यहाँ तो ये क्योंकि पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आपका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और आप मुझे कांटेक्ट करें, मैसेज करें। और मोस्ट ऑफ द केसेस है, नॉट 100% है, कोई समटाइम्स को स्किप हो सकता है, 99 में रिस्पॉन्स देता हूँ, उनका मैसेज रीड करता हूँ जो भी है। अगर क्यूरी है तो उसको आंसर करता हूँ। हो सकता है 1% ऐसा हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, समटाइम्स किसी बच्चे ने किया और ओवर स्किप हो गया, ऐसी चीज़ें। अदरवाइज है कैपेसिटी। अच्छा, इस समवर रिमूव फ्रॉम द मीटिंग बेटा ये काम नहीं करने। एक मुझे मैसेज आया कि किसी ने उनको मीटिंग से रिमूव किया। सर रिमूव तो किसी को नहीं किया। अच्छा जी, मैं देखता हूँ किसने रिमूव किया मीटिंग से, लेकर उनका मैसेज आया कि इसके मीनिंग क्या है। अगर मीटिंग से रिमूव किया तो चैट कैसे हो? अटेंडी बना रहे हैं सर अभी तो। हाँ, सबको बड़ा अटेंडी बनाते थे। ठीक है जी। सोनिया का मैसेज आया कि वो कोई उनको रिमूव करें फ्रॉम अ मीटिंग, तो बच्चा अभी हम इसको देख लेते हैं। हाँ जी, मुझे बता रहा था कोई कि आपने कैपेसिटी बताना है कि व्हाट इज अ कैपेसिटी, यस सर। इट्स इम्पोर्टेंस, इट्स यूसेज, इट्स काइंड। एनीवन मे स्टार्ट। सर अकॉर्डिंग टू एक मी दिस इज अ कैपेसिटी is the कैपेसिटी। maximum amount of output or input that can be handled by infrastructure organizations, by team, by any process, by service या tool और machine। उसके बाद सर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटी होती है, हमने पढ़ी थी, डिज़ाइन कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन कैपेसिटी। जो डिज़ाइन कैपेसिटी है इज अचीवेबल कैपेसिटी ऑफ डिज़ाइन इफ इट इज़ लोकेटेड सफिशिएंट रिसोर्स। जैसे कि सर इसमें एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि कोई भी डाटा सेंटर है, हमने उसके अंदर हमें कंप्यूटर्स चाहिए, उसके ना हम एक मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट रखेंगे, जैसे 12,000 कंप्यूटिंग यूनिट रखेंगे जो उसको डाटा को प्रोसीज करेंगे। उसके बाद आते हैं इफेक्टिव कैपेसिटी इज अ कैपेसिटी दैट इज अचीवेबल गिवन योर करंट डिज़ाइन एंड रिसोर्स। फिर द लास्ट वन इज यूटिलाइजेशन कैपेसिटी, the percentage of effective capacity that you are actually using। ठीक है जी, वेल डन। एक एक्सप्लेनेशन है अबाउट कैपेसिटी एंड इट्स काइंड्स है और इट्स एग्जांपल्स फ्रॉम उसामा। एनी अदर एग्जांपल भाई, एनी अदर डेफिनेशंस आर अकॉर्डिंग टू मी दिस कुड बी अ कैपेसिटी। It is applicable on all kind of managerial decisions from 1 to 10। चैप्टर नंबर 1 से हम ये पढ़ते आ रहे हैं और कि ये ऑब्जेक्टिव ऑफ आर ऑफ दिस सब्जेक्ट आर कोर्स इज टू लर्न 10 डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शन आर स्किल्स। ठीक है जी। और ये जो कैपेसिटी आपका डिसीजन है ना, ये जो इट अफेक्ट्स ऑन ऑल काइंड ऑफ डिसीजंस from 1 to 10, it is applicable on all size and all kinds of an organization. It is very important as a manager we should familiar exact capacity of your organization। हाँ जी, अब्दुल कदीर जान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी बच्चों।
बेटा आपकी जो खामोशी है ना, तो जो चीज़ें आपने नोट डाउन की हैं लास्ट लेक्चर की बेटा, उसी से रीकैप हमें भी ले रहे हैं ऑफ द लास्ट लेक्चर। आपने मुझे बताने का सारी मेरा ये नॉलेज है और ये सारी की सारी बातें फ्रॉम डे 1 टू अप टू दिस करंट लेक्चर, it is purely applicable. None of the is abstract कि समझ नहीं आ रही कि सर where we can apply this content। इस आउटलाइन के अंदर हर कंटेंट इज एप्लीकेबल, ठीक है जी, ऑन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस पूरे आउटलाइन के अंदर हम कहेंगे सर ये कहाँ हम यूज़ करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे। अभी तक डे 1 से लेकर अप टू करंट लेक्चर जितने कंटेंट हमने स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ ऑल ऑफ देम आर एप्लीकेबल ऑन डिफरेंट सॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। हर ऑर्गेनाइजेशन पर हम उसे अप्लाई करेंगे। डिपेंड्स अपॉन साइज एंड द नेचर ऑफ अ बिजनेस, डिफरेंट नेचर है बिजनेस की और डिफरेंट साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है। पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, फिर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज स्पेसिफिक विजन एंड द मिशन। तो वंस अगेन मिशन एंड द मिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन एंड द विजन टू सेट एन बिजनेस स्ट्रेटजी, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे आसामा ने बताएगा व्हाट इज़ द डिज़ाइन कैपेसिटी। कौन बताएगा कि डिज़ाइन कैपेसिटी क्या चीज़ होती है जी? एनीवन मे आंसर सर। अकॉर्डिंग टू मी दिस कुड बी अ डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन कैपेसिटी एंड दिस कुड बी एग्जांपल ऑफ अ डिज़ाइन कैपेसिटी। मैंने आपको बड़ी सिंपल सी एक आपकी क्लासरूम की जनरली टीचर क्या करता है, आपकी इन्वायरमेंट के मुताबिक एग्जांपल देते हैं जो इजीली, जिसमें हर स्टूडेंट कैन इजीली विजुअलाइज इमेजिन। यस सर ये मेरे ज़हन में पिक्चर आ गई और आपकी एग्जांपल मुझे समझ आ गई। अदरवाइज देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है? इजी टू डिफ़िकल्ट। आसान चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, उसके बाद उसको ग्रेजुअली स्लोली ग्रेजुअली, ठीक है जी, उसे सिंपल से मॉडरेट फिर चैलेंजिंग जिसे हम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं एग्जांपल को डिस्कस किया जाता है। तो राइट नो यहाँ पर क्या फंडामेंटल्स है। तो व्हाट इज़ द scope of the course? Start from a very simple real life example to up to a moderate complexity of an example। हाँ जी, एक आंसर नहीं मुझे आ रहा अभी। इतनी हमारी क्लास के स्टूडेंट माशाल्लाह ज्वाइन किए हैं। नो देयर आर 21 स्टूडेंट के सर अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ डिज़ाइन कैपेसिटी। सर आपने इसमें क्लासरूम की एग्जांपल दी थी कि जैसा कि एक क्लासरूम में 48 के लिए बनाया गया है, तो उसमें 48 कैपेसिटी है कि 48 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि वो 48 स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है वो। वेल डन, एक्सीलेंट। तो डिज़ाइन कैपेसिटी क्या? मैक्सिमम theoretical output or capacity of any resource is known as a design, generally decided by designer of an object। वो बच्चों क्लासरूम की एग्जांपल हो सकती है, डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया, जैसे उनकी मैनेजमेंट ने बताया, यूसीपी की मैनेजमेंट ने डिज़ाइनर को, आर्किटेक्ट को बताया कि हमें चाहिए कैपेसिटी ऑफ अ 48 स्टूडेंट, हमें चाहिए कैपेसिटी ऑफ अ 96 स्टूडेंट्स, ऑडिटोरियम में हमें चाहिए लेट्स से कैपेसिटी ऑफ अ 500 स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड वांट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है उस ऑब्जेक्ट को। वो रूम हो सकता है, वो ऑडिटोरियम हो सकता है, वो हॉल हो सकता है, डी स्टूडेंट वो कार हो सकती है, वो बस हो सकती है। आपकी नीड के आपको 4 सीटेड चाहिए, 6 और 7 ऑनवर्ड है आपको, ठीक है जी। आप बताते हैं वेयर हाउस की कैपेसिटी चाहिए, ठीक है जी। आपने रिटेल स्टोर आपने ओपन करना है तो किस किस्म की कैपेसिटी चाहिए। रेस्टोरेंट आप ओपन करना चाह रहे हैं तो किस किस्म की कैपेसिटी आपको चाहिए। फिर रिटेल स्टोर किस किस्म का है, वो गारमेंट्स का है तो उसकी कैपेसिटी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। ये लेआउट हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, तो आपने बताना। तो कैपेसिटी प्योरली डिपेंड्स अपॉन डिमांड ऑफ आ प्रोडक्ट और सर्विस। तो उस प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड क्या है,
तो डिज़ाइन कैपेसिटी आपके पास क्या, मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रिसोर्स। अभी नाइला ने बात किया डिज़ाइन कैपेसिटी एक रूम की 48 है, ठीक है जी। तो हम उसको यूज़ करना चाहते हैं फॉर 48, मैक्सिमम फॉर 48 स्टूडेंट्स। इसी तरह बस की हो सकती है, गाड़ी की हो सकती है, मैंने वेयर हाउस की बात की है, ठीक है, किसी एयरक्राफ्ट की हो सकती है, एरोप्लेन की हो सकती है, ये सारी, और मशीन की हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी हो सकती है। हम तमाम लोगों की एक लिमिटेशन है, ठीक है जी। अब आते हैं जी इफेक्टिव कैपेसिटी, कौन बताएगा बाय एग्जांपल। सर दिस कुड बी है फर्स्ट ऑफ ऑल definition, and here is the example of a effective capacity। शाबाश, anyone may start। आपके पास 1 मिनट है बच्चों सोचने का, आराम से सोचें, तो फिर मुझे बताना है कि डिज़ाइन कैपेसिटी के बाद क्या होती है इफेक्टिव कैपेसिटी। हाँ जी प्यारे बच्चों, कोई आंसर भाई। हाँ जी भाई, dear student, anyone may answer। Sir, according to me this could be a definition of a effective capacity, and this could be the example of a effective capacity। हमने डिटेल से डिस्कशन की थी, हैंड आउट्स आपके पास हैं, पीपीटी फाइल में ऑलरेडी आपके साथ अपलोड कर चुका हूँ, शेयर मैंने की है। तो बच्चों इफेक्टिव कैपेसिटी इज द कैपेसिटी दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव फ्रॉम अ स्पेसिफिक रिसोर्स। फॉर एग्जांपल वही क्लासरूम की नाइला ने अभी जो बात की है 48 डिज़ाइन कैपेसिटी, और मैं कहता हूँ आपकी हमारी स्ट्रेंथ है 45। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी? So there should be a 45 students present in a class। ये आपके पास इफेक्टिव कैपेसिटी। और इसको हमने डिफरेंट वेज के साथ डिफाइन किया था। दूसरी एक डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, जो अभी आपने याद भी की है, हमने नोट डाउन भी की है, कि वो क्या चीज़ होती है इफेक्टिव कैपेसिटी आपके पास, कि डिज़ाइन कैपेसिटी माइनस, हाँ जी कौन कंप्लीट करेगा इस सेंटेंस को। तो व्हाट इज इफेक्टिव कैपेसिटी, डिज़ाइन कैपेसिटी माइनस लॉस्ट output because of a planned resource unavailability। सर हाँ जी बेटा जी। सर ये जो आपकी फाइल है ना, पीपीटी फाइल, हाँ जी हाँ जी, स्लाइड्स मूव होती नजर नहीं आ रही सर, स्टिल नजर कंटिन्यू नहीं यहाँ है। पे। अच्छा जी बेटा, मैं वन सेकेंड रीचेक कर लेता हूँ को आपको नजर। अच्छा जी, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, मुझे बताना है बेटा, आपने वो आपको नजर आ रही है कि नहीं, ये जो असाइन, ये जो स्लाइड्स हैं। नहीं सर, नजर आ रही है स्लाइड। नहीं हो। ठीक है, अभी राइट नो हम 6 पर हैं, तो सर ये हो मैंने गई है कैपेसिटी अब सामने हो स्लाइड। कैपेसिटी ठीक, कैपेसिटी पे है, कैपेसिटी पे। हाँ जी हाँ जी। तो डिज़ाइन कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी, इसका ये डेफिनेशन पूछ रहा था, फिर हमने एग्जांपल की थी कि here is the definition as well as example of a design capacity। फ्रीटोले की हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, और इसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने अफेक्टिव कैपेसिटी है कि डिज़ाइन कैपेसिटी माइनस क्या चीज़ है, लॉस्ट। लॉस्ट किस चीज़ का आउटपुट, बिकॉज ऑफ अ प्लान्ड रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी। ये प्लान्ड एक्टिविटी है, अनप्लान्ड एक्टिविटी नहीं। अफेक्टिव कैपेसिटी में क्या होता है, डिज़ाइन कैपेसिटी माइनस प्लान्ड अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स, उसको माइनस कर लेते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, अफेक्टिव कैपेसिटी। फ्रीटोले की एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि डिज़ाइन कैपेसिटी माइनस प्लान्ड अनअवेलेबिलिटी। और ये जो प्लान्ड एक्टिविटी हमारे पास क्या चीज़ होती है, इसको भी हमने डिस्कशन की थी, कौन बताएगा सर, कि ये हमारे पास है प्लान्ड अनअवेलेबिलिटी है। वो एक्टिविटी ज़रा मेरे साथ शेयर करें। मैं ये मैसेज रिसीव कर रहा हूँ, बैड नेटवर्क का जब भी ये आता है डिस्टोर्शन हो सकती है।
तो बच्चों मैंने आपसे पूछना बेटा, आपका रिस्पॉन्स मुझे रिक्वायर्ड है कि मुझे आपने बताना है ये जो प्लान्ड रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी होती है, कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ज़रा इनको स्पेसिफाई करें 1 2 3 के फॉर्म में। सर जैसे कोई मशीन में एरर आ जाता है तो हमारी अनप्लान एक्टिविटी में चली जाती है वो। मैं प्लान्ड की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये प्लान्ड एक्टिविटी क्या होती है हमारे अंदर सर ये आवाज ऑर्गेनाइजेशन कट के रही है अंदर? इसलिए सही समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी। ज़ुहैर काज़मी और तमाम बच्चों, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेटा आपने ना मुझे स्पेसिफाई करना है ये जो प्लान्ड रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी है ना, तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो प्लान्ड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हम उसे प्लान करते हैं और उस दौरान रिसोर्सेज हमें अवेलेबल नहीं होते, उसको हमने 1 बाई 1 2 3 बल्कि मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 के करीब हमने डिस्कस किया था। ये प्लान्ड एक्टिविटी होती है कि ड्यूरिंग सच actions or process resources may be unavailable for the time being। ठीक है, for the time being। वो क्या चीज़ होती है बच्चों, हमने कहा था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है मशीन को, ये प्रिवेंटिव है, ये प्लान्ड एक्टिविटी है कि इस काम के लिए, जैसे सपोज आप एक एक्टिविटीज़ होती है, तमाम लोग बैंक से मैसेज रिसीव कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ड्यू टू मेंटेनेंस सर्विस विल नॉट बी अवेलेबल, जनरली ये मिडनाइट में होती ये है, सर हम इतने लोगों ने यस जब, सर, वो की करते रहते मिसाल हैं। थी तो बच्चों ये कि इट इज, जब ये एग्जांपल है, ये प्लान्ड अनअवेलेबिलिटी, अनप्लान्ड नहीं है, ये प्लान एक एक्टिविटी है, एक ये एक्टिविटी होती है, इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। फिर मशीन सेटअप होता है, भी जैसे आप लैपटॉप को स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो बच्चों वो टाइम लेता है ना स्विच ऑन करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए मे बी 5 मिनट्स उसकी फंक्शन आने। इसी तरह हर मशीन को जब हम सेटअप टाइम होता है उससे चेंज ओवर कहते हैं, एक शिफ्ट ख़त्म हुई दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हुई। तो कभी कोई ऐसा एग्जांपल है हमारी क्लास के अंदर, उसने देखा हो कि लैपटॉप शट डाउन कर रहे हैं या मशीनरी शट डाउन हो रही है उसके बाद, ठीक है जी, और वो स्विच ऑन कर रहे हैं, न्यू रिसोर्स पर्सन है, किसी के ऐसे एग्जाम्पल एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर करें। एनीवन? कभी बेटा आपने देखा नहीं शिफ्ट चेंज होते हुए? सर अपना सवाल रिपीट करें। प्यारे बच्चों, मैंने कहा आपने कभी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का विजिट किया हो जिधर शिफ्ट चेंज हो रही होती है, एक शिफ्ट के एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, और जो जा रहे वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिफोर गोइंग टू लीव दे शट डाउन देयर मशीनरी, वो शट डाउन कर रहे हैं, ठीक है जी, स्विच ऑफ कर रहे हैं, और जो नया बैच आ रहा है, नई शिफ्ट आ रही है, वो स्विच ऑन कर रही होती। कभी ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिधर शिफ्ट्स हो रही होती, वो हैंड ओवर करते हैं ना, अपने चार्ज हैंड ओवर करके जाते हैं, कोई कैशियर हो सकता है दूसरे वाले को हैंड ओवर करता है कि ये मेरा कैश है जी, देखो ये मेरी जॉब थी, मैं रिटेल के अंदर मैं कैशियर हूँ, तो मेरी जॉब है। सम टाइम डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ तो 24/7 चलती हैं। यस सर, ये डिस्पैच वगैरह के ऑफिसेज में, जैसे लाइक एक बंदे की 8 घंटे की शिफ्ट है, वो अगर सुबह 8 से 4 कर रहा है तो हाँ उसके जी, बाद हाँ वो आगे फिर जो है फॉरवर्ड कर देता है अगले पर्सन को। जी, राइट। एक उसके बाद सर वो सिंपल डिस्पैच सी गवर्नमेंट नोट्स एग्जांपल, गवर्नमेंट में वगैरह देखा है बना सर, देता है। हाँ जी, ठीक है जी। सिर्फ मैं जो बताना गवर्नमेंट चाह रहा हूँ ये होती है। प्लान्ड एक्टिविटी होती है, आपको ये टाइम होता है, रिसोर्सेज अनअवेलेबल होते हैं, ये प्लान्ड एक्टिविटी है। सर हॉस्पिटल अभी में नर्सेस भी होते हैं। एक्सीलेंट हो रही है, वेल डन बेटा, यही मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस, ये आपकी सराउंडिंग में ये एक रूटीन एक्टिविटी है, वो चार्ज ओवर सर करते हैं, सर लेट्स जैद सर जैद को क्लास में ऐड कीजिएगा, वो उसका कह रहा मुझे मिल नहीं रही मीटिंग। किसको बेटा ऐड करना मैं? खुबैब? जैद जैद? एक मिनट 0670 ठहरो, उसका है। एक मिनट ठहरो, एल से शुरू करो, L1, F1 L1 के 8 बाद एक L1 F1 8 PBA M
एक मिनट है ये नेट की। जैद अली है? जैद ये नहीं पता सर। आज एक मिनट ठहरो। 0 L1F18, उसके बाद BBA AM, उसके बाद क्या जी? 0670 0670। ठीक है, जैद अली है। अभी जैद अली को मैंने इनविटेशन भेज दिया थैंक यू सर। और उसने ज्वाइन कर लिया जी जैद अली। अच्छा जी, अभी बहुत सारे हैं। अभी आपने हॉस्पिटल की बात की है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी शिफ्ट्स होती हैं, नर्सिस की इन्होंने एग्जांपल दी है। जब वो शिफ्ट चेंज होती है तो अपने चार्जेस हैंड ओवर करती है न्यू कमर को। तो सर जैसे आपने मशीन गार्ड्स में शिफ्ट चेंज होती है, यूसीबी वगैरह में भी जैसे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ये भी सही है। और भी अगर और सिंपल एग्जांपल, अगर किसी का CNC नंबर बना है, नादरा ऑफिस जाते हैं तो वो शिफ्ट होती है, तो ड्यूरिंग हाफ एन आवर की वो चेंज होता है। तो वो क्या करते हैं, जो कैश उन्होंने कलेक्ट किया होता है वो स्पेसिफिक आदमी को वहाँ डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, तो हाफ एन आवर के लिए, ठीक है, फर्दर वो आपको नंबर नहीं देते, सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि ये चेंज ओवर टाइम है, शिफ्ट चेंज हो रही है और एक शिफ्ट वाले दूसरी शिफ्ट को चार्ज हैंड ओवर कर रहे हैं। तो ये जो हाफ एन आवर होता है ये प्लान एक्टिविटी, सिर्फ ये बता रहा हूँ बच्चों, ये अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। अफेक्टिव कैपेसिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं जी, हमारे पास एक्चुअल आउटपुट क्या है। ठीक है जी, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्चुअल आउटपुट क्या है? सर जैसे कि एक मशीनरी है और उसका आउटपुट मतलब कि 16,000 बैग्स हैं इस तरह, तो जो मतलब कि उसमें कोई एरर या किसी और वजह से अगर वो मशीन रुकती है, उसके बाद जितना वो आउटपुट देती है वो हमारा एक्चुअल आउटपुट रहेगा। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट हो गए आप। हाँ जी, ठीक है बेटा जी। अब हमारे पास क्या है जी, वो तो प्लान्ड थी, ये अनप्लैंड एक्टिविटी है। अनप्लैंड, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। प्लैंड हमने किया, ये एक्टिविटीज प्लैंड हमारे पास है। एक है अनप्लैंड एक्टिविटीज है। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अनप्लैंड एक्टिविटीज? अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बात हो रही है। पहली तो अनअवेलेबिलिटी ड्यू टू प्लैंड एक्टिविटीज या अनप्लैंड एक्टिविटी है। वंस अगेन हमारे पास इशू किया अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिव एंड द एक्चुअल? इन केस ऑफ एक्चुअल capacity, the resources are unavailable due to planned activities. Here once again unavailable due to unplanned activities. वो मुझे आपने बतानी है कि unplanned activities कौन कौन सी होती हैं। शाबाश। सर सर ये जो मशीन में एरर आ जाता है। यस, ये अभी जो मशीन एरर है ना, ये आपके पास बच्चों अनप्लैंड है। ये हमने प्लानिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी नहीं चाहता कि मशीन के अंदर एरर आए, लेकिन अगर हम उसको प्लान शट डाउन नहीं करेंगे तो तब हमें भी फेस करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस। अदरवाइज रियर है, इंडस्ट्री नहीं चाहती भी किसी अपनी मशीनरी को शट डाउन करना। अनप्लैंड शट डाउन की बात हो रही है। उसके बाद एक आ गया जी, और नेक्स्ट वन क्या हो सकता है? मशीन का एरर। हाँ जी हाँ जी, क्या है जी ज़ुहैर बेटा? इलेक्ट्रिसिटी का सर इशू आया था कभी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर का इशू आ जाता है, ये अनप्लैंड है, राइट आंसर अभी। ठीक है, तो मशीन ब्रेकडाउन हो सकता है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ पार्ट हो सकता है, एब्सेंटीज्म हो सकता है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स एब्सेंट है, उसकी चीज़ होती है, क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास क्या थी? सर ये आपके पास गवर्नमेंट का रूल भी हो सकता है।
हाँ, अनप्लान्ड एक्टिविटीज है। तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर को एंड किया था। स्लाइड नंबर 11 की बात हो रही है। अब हम इसको ना कैलकुलेट करना चाहते हैं, मेजर करने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी मेजर दी कैपेसिटीज एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ कैपेसिटी कैसे मेजर करेंगे। हेयर इज द आंसर। तो पहली हमारे पास है यूटिलाइजेशन। तो बच्चों एक स्टूडेंट चाहिए, जस्ट स्लाइड नंबर 12 को रीड कर दे। एक्सप्लेन मैं करता हूँ। यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, ये टाइटल है स्लाइड नंबर 12। अगर लोगों को विजिबल है, एनीवन में रीड। शाबाश। Utilization and efficiency. Utilization is the percent of design capacity actually achieved. Utilization equals actual output over design capacity. ठीक है, इसी तरह बड़ा एफिशिएंसी रीड करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता दोनों को। Efficiency is the percent of effective capacity actually achieved. Efficiency equals actual output over effective capacity. थैंक यू बेटा जी जैनब। तो बच्चों यूटिलाइजेशन एक्चुअल आउटपुट है। मैंने क्लासरूम की एग्जांपल आपको दी वंस अगेन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। डिज़ाइन कैपेसिटी 48 थी हमारी क्लास की, जो स्ट्रेंथ है ये 45 है, ये इफेक्टिव आ गई। अब एक्चुअली स्टूडेंट कितने प्रेजेंट है, मैं राइट नो कहता हूँ 25। ये हमारी एक्चुअल यूटिलाइजेशन है। क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोड कर रहा हूँ। तो ये उसकी यूटिलाइजेशन है, ये उसकी एक्चुअल आउटपुट है। अब अगर हमने यूटिलाइजेशन फाइंड आउट करनी हो और एक्चुअल कैपेसिटी फाइंड होती है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेसिटीज। एक डिज़ाइन कैपेसिटी है, अफेक्टिव कैपेसिटी है, और एक्चुअल ये यूटिलाइजेशन। तो बच्चों यूटिलाइजेशन हमारे पास की एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय द डिज़ाइन कैपेसिटी। ये फार्मूला बन गया। जब भी हमारे पास कोई रिसोर्सेज आएंगे और वो कहेगा इसकी यूटिलाइजेशन और एक्चुअल आउटपुट फाइंड करें, आउटपुट कैपेसिटी फाइंड करें, तो हियर इज द आंसर। उसके बाद कहते हैं जी एफिशिएंसी फाइंड करें, तो वंस अगेन एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी। तो ये उसकी एफिशिएंसी आएगी। दो टर्म हम यूज करें, यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी, अगर हमने फाइंड करनी हो एक्चुअल आउटपुट ओवर इफेक्टिव कैपेसिटी। ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। तो अब हम एक एग्जांपल है, हेयर इज द एग्जांपल। और साथ आपने तमाम लोगों ने अपना चैप्टर 7S की जो फर्स्ट एग्जांपल है, पेज में आप बोल रहा हूँ 310 जरा ओपन कर। तो बच्चों पेज नंबर 310 ओपन करें और वहां पर ये इसकी स्टेटमेंट है। एग्जांपल नंबर S1 की है, S1 की बात हो रही है। S1 इसलिए है कि चैप्टर का नाम है 7S, तो 7S के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जो जल्दी से बोलेगा सर हेड मेरे पास में उस पेज पर पहुंच गया। पेज नंबर है 310, वहां पर लिखा हुआ है। और उस साइड पर जिधर टोटल पेजेस है 918 है, वहां आपने फीड करना है 349। अगर आप पुट करो 349 तो आपको पेज नंबर 310 आ जाएगा और एग्जाम्पल नंबर है S1। और इसका टाइटल मेरे पास क्या है? हाँ ठीक है जी। कोई एक स्टूडेंट जरा रीड कर दे, जरा इसकी स्टेटमेंट रीड कर दे, एक्सप्लेन मैं करूंगा आपको। यही वाली है ना, सारा वाली, सारा जेम्स बेकरी। बेटा यही वाली जरा रीड करे, शाबाश। Determining capacity utilization and efficiency. Sarah James Bakery has a plant for processing deluxe breakfast rolls and wants to better understand its capability. Last week, the facility produced 148,000 rolls. The effective capacity is 175,000 rolls. The production line operates 7 days per week with 3 8-hour shifts per day. The line was designed to process the nut field cinnamon flavored deluxe roll at a rate of 1200 per hour, determining the design capacity, utilization, and efficiency for this plant when producing this deluxe roll.
थैंक यू बेटा जी। अब जिनके पास कॉपी पेंसिल है तो हमने ना इसमें जो गिवन डेटा है वो लिखेंगे, टाइटल देंगे गिवन डेटा। अब गिवन चीज़ें सबसे पहले लिखें जी, एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट वीक है। तमाम लोग जिनके पास कॉपी पेंसिल है, अदरवाइज यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लेकिन अपने नोट्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट वीक। ये जो एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट वीक है वो है 148,000 रोल्स है, ठीक है जी। उसके बाद जो इफेक्टिव कैपेसिटी ये भी गिवन है 175,000 रोल्स आगे। डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी थी बच्चों, ये उन्होंने बताया था क्या कि 1200 रोल्स पर आवर, ये उसने डिज़ाइन कैपेसिटी दी। डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी है 12,000 रोल्स पर आवर, ये साथ लिखते जाएं। अब बेकरी ऑपरेट्स कर रही है 7 डेज अ वीक, 7 डेज पर वीक है, और उसके इसकी जो शिफ्ट्स है ना 3 शिफ्ट्स हैं, और हर शिफ्ट का जो ड्यूरेशन है वो 8 आवर्स है। अब हमने टोटल जो डिज़ाइन कैपेसिटी वो रोल है वो फाइंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि 7 डेज का काम हो रहा है, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, हर शिफ्ट का जो आवर्स है वो 8 है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 के साथ। तो बच्चों ये कैलकुलेट करके बताएं, बाय कैलकुलेटर क्या आता है 7 इंटू 3 इंटू 8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1200। मुझे कोई बताएगा क्या आंसर आता है? सर ये 201600। हाँ रोल्स आ गया, ये रोल्स आ गया, ठीक है। ये डिजाइन कैपेसिटी है बच्चों, ये आपके पास क्या थी डिजाइन कैपेसिटी। वंस अगेन आपने टोटल जब भी जहां भी आपने स्टार्ट किया ये अपने क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट वीक की बात हो रही थी 148,000 रोल्स आ गए। उसके बाद इफेक्टिव कैपेसिटी की बात आई 175 रोल्स आ गए। फिर डिजाइन कैपेसिटी है पर आवर थी, ठीक है जी। तो अब हम पर वीक फाइंड करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमें वीक का डेटा गिवन है दोनों कैपेसिटी से। तो डिज़ाइन कैपेसिटी पर वीक कितनी आ गई 201600 रोल्स पर वीक। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर होगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है नंबर 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है 7 इंटू 3 इंटू 8। सर 3 to 8 आवर शिफ्ट है, तो या तो 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए या 8, तुमने दोनों क्यों मल्टीप्लाई किया है? हाँ बड़ी अच्छी बात है बेटा। अगर देखें एक 24 आवर में कितनी शिफ्ट्स हैं 3, पहली बात है, ठीक है जी। 24 आवर काम हो रहा है ना, और पूरे वीक में काम हो रहा है, कोई छुट्टी नहीं है, 7 डेज अ वीक उसने लिखा है। इससे हम 24/7 भी कह सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमने पर वीक फाइंड करें ना, तो एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं 7। अब एक डे के अंदर कितनी शिफ्ट्स हैं 3, ये तो 3 आ गई, लेकिन कितना हर शिफ्ट का ड्यूरेशन कितना 8 आवर। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। ये एक दिन आ गई, एक दिन के अंदर कितनी शिफ्ट्स हमारे पास है, उनका ड्यूरेशन क्या 8 से, और पर आवर, ये पर आवर आपने फाइंड किए, क्योंकि हमारे पास जो डिज़ाइन कैपेसिटी बच्चों पर आवर के में, तो ये मैंने टोटल नंबर ऑफ आवर किए इन अ वीक। एक दिन में, चलो आप बताओ कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, पहले इसको बताओ। उसको छोड़ देते हैं 8 में, मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए स्किप कर देता हूँ। मुझे कोई एक आंसर चाहिए कि एक दिन के अंदर नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं 24 आवर्स सर। 24 और 24 को बड़ा 7 से मल्टीप्लाई करें, ये पूरे वीक के अंदर आ गए। जरा मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बोले 24 इंटू 7। एनीवन में आंसर भी 24 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, शाबाश। 168। 168 आंसर आ गया। अच्छा ये नंबर ऑफ आवर्स आ गए इन अ वीक, ठीक है। अब डिजाइन, अब पर आवर कितनी कैपेसिटी है 1200 रोल्स पर आवर, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पूरे वीक की कैपेसिटी आ गई 201 200 1000, ठीक है जी। 600 रोल्स पर वीक है, ये वीक की कैपेसिटी है। क्योंकि बच्चों ये हमने वीक क्यों फाइंड किया है कि एक्चुअल प्रोडक्शन और इफेक्टिव कैपेसिटी बोथ आर गिवन इन वीक। तमाम जो डेटा है ना वो एक उसका मेजरमेंट आ जाए, वीक्स की फॉर्म में हमने बच्चों कर लिया। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी जी। स्टिल क्विज़ में क्वेश्चन है, यू आर वेलकम।
तो अब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन का भी फार्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट ओवर डिजाइन। डिजाइन जो आपकी कैपेसिटी है, एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय डिजाइन। तो आपके पास जो एक्चुअल आपके पास है वो है 148, डिजाइन कैपेसिटी है 201600, डिवाइड करके देखेंगे हमारे पास क्या चीज आएगी। परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आंसर आ गया 73.4%। ये यूटिलाइजेशन है। ये सारा बेकरीज की बात हो रही है। तो बच्चों बताइए, ये बात क्लियर है जी, यूटिलाइजेशन ये कैसे फाइंड की है। सारा जेम्स बेकरी की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक आपके ज़हनों में क्वेश्चन है, यू आर वेलकम, शाबाश। ठीक है जी, ये तो हमारी यूटिलाइजेशन होगी। लेट्स से अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं अब एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल को कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे। 1 सेकेंड, एक्चुअल हमारे पास 148 है और इफेक्टिव कैपेसिटी है 175, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 84.6%। बच्चों देखो यही आंसर है, 84.6%। ठीक है, सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए मैं सिर्फ चेंज कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ज़रा नोट डाउन करें जिनके पास कॉपी पेंसिल है। स्लाइटली मैं चेंज कर रहा हूँ कि एक्चुअल जो प्रोडक्शन है लास्ट वीक की वो मैं 150 कर लेता हूँ, 150,000 कर लेता हूँ, 150,000 एक्चुअल। ये एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट वीक है 150,000 और इफेक्टिव कैपेसिटी को मैं राउंड ऑफ करता हूँ 180,000। 180,000, सिर्फ मैं दो वैल्यू चेंज की है, एक एक्चुअल प्रोडक्शन चेंज किया और मैंने क्या आपसे रिक्वेस्ट की, क्या लिखें जल्दी से, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा बच्चों क्या लिखा आपने। सर आपने 150,000 में बताइए एक्चुअल और इफेक्टिव कितनी बताइए, 180। अब मुझे आपने यूटिलाइजेशन बतानी है और हाँ यूटिलाइजेशन बतानी है, एफिशिएंसी बतानी है इन टर्म ऑफ अ परसेंटेज। शाबाश, एनीवन मे आंसर। देखते हैं कितने लोग जल्दी से आंसर मुझे करते हैं। सर 83% आती है हमारी इफेक्टिव। हाँ जी, यूटिलाइजेशन जरा मुझे बताएं, सबसे पहले यूटिलाइजेशन फिर एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ अ परसेंटेज। अभी जुहेर ने, आप चैट बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिख भी सकते हैं, बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ कि ये जुहेर का आंसर है, ये शवाल का आंसर, जैद अली का, जो भी बच्चों आपके आंसर्स हैं आप उनको ना चैट बॉक्स के अंदर मेरे साथ शेयर करें, लिखते जाएं। शाबाश। सर एक्चुअल 150,000 है और डिजाइन कितनी है। डिजाइन तो बेटा वही इफेक्टिव मैंने में दो चीजें चेंज की हैं, एक प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन चेंज की है और इफेक्टिव कैपेसिटी को चेंज किया है, अदरवाइज रिमेनिंग सारा एज इट इज है, डिजाइन को मैंने नहीं किया। अफेक्टिव को मैंने बताया कि ये अफेक्टिव, पहले एक्चुअल बता देता हूँ। एक्चुअल को मैंने बताया 150,000 रोल्स है, अफेक्टिव को मैंने चेंज किया 180,000 कर दिया। और मुझे जल्दी से आंसर, इतना नहीं बेटा, ये तो 1 मिनट का काम है, दो आपने डिवाइड करना, फ्रैक्शन है 150 डिवाइड बाय। सर एक दफा स्लाइड नंबर 12 खोलेंगे प्लीज। अभी कौन सी स्लाइड आपके पास विजिबल है, मैं जरा खोल देता हूँ। स्लाइड नंबर ये आ गया 12, ये देखिए नजर आ रहा है जी, ये यूटिलाइजेशन का फार्मूला है, नीचे एफिशिएंसी का फार्मूला है। हाँ जी विजिबल है जी आपको। यस सर। तो आंसर नहीं आ रहा है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। हाँ जी, और मैंने रिक्वेस्ट किया भाई आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिखें। एक आंसर मुझे चैट बॉक्स के अंदर, किसका आंसर है, जुहेर कासमी का, 83% एफिशिएंसी, 83%। और यूटिलाइजेशन का आंसर नहीं आया जुहेर। जुहेर ने अभी शेयर किया है जी, एफिशिएंसी 83% और मुझे और कोई आंसर नहीं आया अदर देन जुहेर वो। और उसके बाद शवाल का है जी 583। बेटा ये 583 क्या आ गया बेटा। मोहम्मद एहसन का आंसर है 84
परसेंटेज है सर ना यूटिलाइजेशन? मिसटाइप हो गया था, 83% है। चलो ठीक है, शिवाले 83%, ठीक है जी। तो दोनों चीजें सर मेरा रिक्वायर्ड है, एक 83 आ रहा है। ठीक है बेटा, आप मेरे साथ ना चैट बॉक्स के अंदर शेयर करें, ताकि डिस्टॉर्शन की वजह से सम टाइम ना फिगर समझ नहीं आती। तो दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक ना यूटिलाइजेशन, दूसरी एफिशिएंसी, ये दोनों रिक्वायर्ड है। सर स्लाइड नंबर 13 शो कीजिएगा। बेटा 13 शो कर देते हैं। वैसे बाय द वे ये आपके पास है ना, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी शेयर्ड हैं, मैं अभी राइट नाउ भी कर देता हूँ, ये देखें। ये दोनों मैंने 14 स्लाइड भी आपके साथ शेयर किया, जिधर ये दोनों पहले आंसर्स गिवन है, और ये वाली स्लाइड भी शो कर देता हूँ। ये जो लास्ट अभी आपने एग्जांपल हमने किया, यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी दोनों गिवन है, 73.4% है, 84.6% है। ये पूरा जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल 1 स्लाइड नंबर 15 विजिबल है जी? जरा आंसर मुझे चाहिए, स्लाइड नंबर 15। अरे बच्चों विजिबल है जी? स्लाइड नंबर 15 कंप्लीट सॉल्व किया उसने एग्जांपल नंबर 1 को। हाँ जी, यस नो में आंसर बोले भाई। यस सर। ठीक है जी, कंप्लीट सॉल्व किया है स्लाइड नंबर 15 के अंदर, फ्रॉम ए टू जी। जो एग्जांपल है, एग्जांपल S1 की बात हो रही है, 7S1। शवाल अहमद का आंसर है जी यूटिलाइजेशन 85.7% है, और मोहम्मद एहसन का आंसर है यूटिलाइजेशन 74.4। बेटा ये ह्यूज डिफरेंस है, कहाँ 85 74? जहीर का आंसर है 74% यूटिलाइजेशन, 74। तो मैंने सिर्फ दो फिगर चेंज की थी, एक एक्चुअल प्रोडक्शन को किया था 148 की बजाय 150 कर दिया था, और इफेक्टिव कैपेसिटी को 175 को चेंज किया था 180 से। बाकी मैंने कोई चीज़ डेटा एज इट इज़ था, सिर्फ ये दो वैल्यूज इसलिए चेंज की थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करें और मेरे साथ शेयर करें। हाँ जी बच्चों, एनी क्वेश्चन अबाउट एग्जाम्पल नंबर 1? पहले तो यहाँ तक कोई बात करें जी, एग्जाम्पल 1 के बारे में आपके जहनों में कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, वेल डन। अब आपने क्या करना है जी, आपने एग्जाम्पल नंबर 2 देखनी है। मैं बुक का पेज 7 वाला पेज होगा, और पेज नंबर मैं देखता हूँ कौन से वाला है, वही सेम पेज है जी, सेम पेज है। अभी जो जिस एग्जाम्पल वन के नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 आ रही है, स्लाइटली वही सारा जेम्स की बेकरी के बारे में एग्जाम्पल है, और स्लाइटली चेंज की है, एक्सपेंडिंग कैपेसिटी है एग्जाम्पल S2। तो बच्चों आपने एग्जाम्पल S2 अच्छी तरह समझनी है, और मुझे इसका आंसर चाहिए। मीन वाइल मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करने जा रहा हूँ, तो जब मैं अटेंडेंस मार्क करके आऊँ तो मुझे आपने बताना है कि सर ये जो इसकी यूटिलाइजेशन है, एफिशिएंसी है, नहीं जो आंसर है डिटरमन करेंगे न्यू यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी फॉर द डिलक्स रोल ऑपरेशन आफ्टर एडिंग द सेकंड लाइन। अब उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज की वजह से उनकी प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट आ रहा है, ये मेरे साथ अभी आपने शेयर करना है। तो मीन वाले मैं आपको आपके अटेंडेंस मार्क करने जा रहा हूँ, तो सामा फॉर द टाइम बीइंग मैं बना रहा हूँ बेटा आपको अटेंडी, और आफ्टर अटेंडेंस वंस अगेन मैं आपको प्रेजेंटर बना दूंगा। ठीक है जी। वंस अगेन जो बच्चे एब्सेंट हैं उन्हीं के मैं नाम आपके साथ शेयर करूंगा, जो प्रेजेंट है उनके नाम नहीं बोले जाएंगे। शाहजहां अकरम आज नज़र नहीं आ रहा जी, ये एब्सेंट है शाहजहां अकरम। उस्मान अख्तर एब्सेंट है। अब्दुल कदीर जान नज़र आ था, अब्दुल कदीर जान वो भी एब्सेंट है। अली नूरैन मुझे नज़र आ रहा था, अब नज़र नहीं आ रहा, वो भी एब्सेंट अली नूरैन। जैन सदीक भी एब्सेंट है। अब्दुल्ला खान भी एब्सेंट है।
मोहम्मद वकास एब्सेंट है, रऊफ रिजवान भी एब्सेंट है, मोहम्मद कासिम एब्सेंट है, अली अदन एब्सेंट है। तो मीनवाइल बच्चा एग्जांपल नंबर 2 आपने देखनी है। दानिया रजाक एब्सेंट है, हसन अमजद एब्सेंट है, सैयद अब्दुल्ला अहद अली एब्सेंट है, मरियम जवेद एब्सेंट है, समीद अहमद एब्सेंट है, मोहम्मद अली एब्सेंट है, हसन शरोज एब्सेंट है, मोहम्मद उस्मान एब्सेंट है, अफाक जमशेद अली एब्सेंट है। हमजा नईम एब्सेंट है, तो बच्चों वन सेकेंड जो एब्सेंटीज उनके नाम बोल रहा हूँ मैं, ये भी चेक करा ड्यूरिंग अटेंडेंस किसी ने ज्वाइन किया है कि नहीं किया, ड्यूरिंग नहीं किसी ने ज्वाइन नहीं किया। हमजा नईम एब्सेंट है, अफाक जमशेद अली एब्सेंट है, मोहम्मद उस्मान एब्सेंट है, हसन शहरोज है, हमाद अली है, समीद अहमद है, मरियम सईद है, सईद सैयद अब्दुल अहद अली शाह एब्सेंट है, हसन अमजद है, दानिया रजाक है, अली अदन है, मोहम्मद कासिम है, रऊफ रिजवान है, मोहम्मद वकास है, अब्दुल्ला खान है, जैन सदीक है, अली नूरैन है, अब्दुल कादर जान है, अब्दुल कदीर जान है, उस्मान अख्तर है, शाहजहां है। सर जी बेटा जी। सर उसामा आपको रेज योर हैंड स्लाइड्स प्लीज। हाँ जी बेटा जी। हाँ सर जी आपने उसामा। अपलोड करनी है। कौन सी स्लाइड बेटा अपलोड करनी है, बेटा आप करें। प्रोजेक्ट वाली सर आपने कहा था। बेटा वो तो टाइम गुजर गया प्यारे बच्चों। सर अब जो आपने कोई टाइम जनरेट किया टीम्स पे। नहीं बेटा, वो जनरेट किया लोगों ने, मुझे सबमिट करवाई बेटा, उसी एक्टिविटी बस सबमिट करवाए ना जो मैंने एक्टिविटी जनरेट की हुई थी। नहीं सर, वो आपने कहा था कि स्लाइड्स के लिए आप सेपरेटली जनरेट करेंगे, उस पे तो हाँ हमने स्लाइड, हाँ ठीक है सॉरी मैं समझा प्रोजेक्ट। स्लाइड के लिए बेटा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है तो अभी मैं बता देता हूँ। एक और अच्छा ओके सर। सवाल सर और बाकी सर दूसरी बात सुनो। ये कि सर एक और क्विज सर एक और बात थी कि लिसन भी एयरपोर्ट लिसन। की रिपोर्ट। एक मिनट रिपोर्ट मैं जरा पहले एक अनाउंसमेंट कर लूँ क्योंकि हमारा आजकल सीआर आ नहीं रहा। तो उसामा बेटा आपने मुझे ये रिमाइंडर दिए करने हैं, सीआर तो लगता है बिजी आजकल। तो बेटा उसामा और बाकी तमाम लोग ध्यान से सुने, मुझे आपने ना जब भी लेक्चर स्टार्ट हो एक स्टूडेंट ने मुझे रिमाइंडर देना, सर आपने कोई अनाउंसमेंट तो नहीं करनी। आज अनाउंसमेंट है क्विज 4 की, जो लास्ट क्विज है बच्चों आपका, ये जो कमिंग वेंसडे वाले दिन है, चैप्टर नंबर 7 का क्विज है आपका, क्विज नंबर 4 एंड द लास्ट क्विज नंबर 4 है। ये जो कमिंग वेंसडे उस दिन आपका चैप्टर नंबर 7 का होगा, ठीक है। ये मैंने कर दी अनाउंसमेंट। ओके सर। अच्छा जी, सर अब आता है जी, मुझे लाजमी आपने रिमाइंडर देना है कि सर आपने कोई अनाउंसमेंट करनी है। एक अनाउंसमेंट तो ये होगी। हाँ जी बच्चों जल्दी से बोले भी।
सर एक बात ये कि वो ना इस वर्ड की फाइल की हमने प्लेसिस रिपोर्ट भेजी हुई थी, तो उन्होंने अच्छा आज जी। हमें बैक किया है, तो वो स्लाइड्स के साथ ही हम अपलोड कर दें हाँ प्रेजेंटेशन, बिल्कुल वो जी, स्लाइड्स। अच्छी बात है, जो मैं वो जनरेट एक्टिविटी करूंगा। अच्छा मुझे आपने रिमाइंडर। अच्छा बच्चों, अगर मैं कोई चीज़ स्किप कर जो सम टाइम्स हो जाता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप इसलिए दिया, आप मुझे प्रॉम्प्ट उसी वक्त मैसेज कर सकते हैं कि सर आपने ये प्रॉमिस किया था। जैसे अभी मैंने, मुझे अभी तक वो मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जो आपको मार्क्स शो नहीं हो रहे ना, वो एक ऐसा इशू चल रहा है, उन्होंने ना कोई इंटरफेस चेंज किया है हमारा CMS पोर्टल का, तो वो मुझे 1 माह हो गया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर, इसलिए मैं वादा करता हूँ अभी आज आपको विजिबल होंगे, कल विजिबल होंगे, लेकिन वो मेरा थोड़ा सा इशू ऐसा वो पेंडिंग हुआ, रिजॉल्व नहीं हो रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मेरी कोशिश आज फिर मैंने उनको एक रिमाइंडर देना है, ईमेल करनी है अपने IT सपोर्ट को, ताकि वो मेरा इशू रिजॉल्व हो, ताकि आप चेक करें और मुझे बताएं कि कोई चीज़ मिसिंग है। तो मेरी कोशिश ये है, जैसे हमेशा कहता हूँ कि इस वीक में मैंने लाजमी अपलोड करने हैं, क्योंकि वो चीज़ें तैयार बनी बैठी हैं, सिर्फ वो वेट है कि उनके मार्क्स ही अपलोड करने हैं। अदरवाइज़ आपको ऑलमोस्ट पता है असाइनमेंट 2 का उसके क्या है मार्क्स, वो तो मैंने उसी वक्त दे दिए, सिर्फ 3 का इशू था। ठीक है जी, एक असाइनमेंट है रहती है आखिरी वाली, वो उसको अनाउंस करूँगा वेडनेसडे वाले दिन, लास्ट असाइनमेंट है, और लास्ट क्विज वेडनेसडे को होगा। अच्छा जी, अब उसके मुताबिक मैं जनरेट कर दूंगा इससे रेलेवेंट, किससे रेलेवेंट प्लेजिशन रिपोर्ट भी, और साथ साथ बच्चों आपने अपलोड कर देनी है आपकी PPT फाइल। अब आते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 2। कोई और आपके बात ज़हनों में है तो आप बात कर सकते हैं। अभी मैं देखता हूँ किसी का क्या मैसेज। हाँ जी, मोहम्मद अहमद। बेस्ट क्विज कितने रहेंगे सर? बेटा आपके जो बेस्ट 3 आउट ऑफ 4 सेम असाइनमेंट है। सर लास्ट टाइम मेरा क्विज मिस हो गया था, तो मैं उसको मैनेज करूंगा, देखते हैं वो जो अगर कोई सर IT वो का। मुझे शो ही नहीं हुआ था सर, मैंने IT को ठीक है सर मैंने ज़ैद मेल अली, भी। मुझे आपने रिमाइंडर देना है व्हाट्सएप में, ठीक है? नहीं तो मैं उन तमाम लोगों का जिनका टेक्निकल इशू है, जानबूझ के नहीं किया, इनका टेक्निकल इशू है, उनको अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, अगर कोई जैद अली है या इस तरह कोई जो भी स्टूडेंट है, और जिनका कोई उनको शो नहीं हुआ, और उन्होंने सिर्फ मुझे बताना कि सर मैंने IT को मेल कर दी थी, और ताकि मुझे ना प्रूफ, अगर मुझे पूछो यार इसका आपने क्यों किया दोबारा, क्विज नंबर जो भी था आपका जैद अली जो मिस हुआ था, मेरे ख्याल 3 होगा ना, 3 की बात हो रही है ना जैद अली? यस सर 3 की। ठीक है, तो मैं भी आंसरेबल हूँ ना बेटा, हमने तो बताना है कि जैद अली ने देखे आपको ईमेल की थी, तो ये उसका इशू था। तो उस ताकि प्रूफ जितने भी स्टूडेंट थे जिनका कोई टेक्निकल इशू था, एक दफ़ा इकट्ठे उनको मैं अनाउंस करूँगा, ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर, कि आप क्विज 3 के लिए अपीयर हो, वही लोगों को मैं क्विज सेंड करूँगा, ठीक है, जिनका मिस हुआ था। जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 2। तो सबसे पहले मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जो वही एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपने रीड करनी है, पेज नंबर वही सेम पेज है, एनीवन मे रीड। एग्जाम्पल नंबर S2 के नाम से लिखा है, एक्सपेंडिंग कैपेसिटी। हाँ जी, अभी मैंने जब तक अटेंडेंस में आकर रहा था, मैंने रिक्वेस्ट की थी बच्चों आपने इसे अच्छी तरह रीड करना है। तो एनीवन मे शेयर। हाँ जी, कोई रीड करे, शाबाश। एग्जाम्पल नंबर S2 के। हाँ जी, पहले तो मुझे मोहम्मद उसामा, रेज योर हैंड, आपको मैं बनाऊं प्रेजेंटर। मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उसामा, रेज योर हैंड। और मुझे एक स्टूडेंट चाहिए भाई, ये क्या हो गया भाई आपको, मैं कहता हूँ आप रीड करें भाई, शाबाश। मैं करती हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। Manager of Sarah James Bakery, see example S1, now needs to increase production of the increasingly popular deluxe roll. To meet this demand, she will be adding a second production line. The second line has the same design capacity 201,600 and effective capacity 175,000 as the first line. However, new workers will be operating the second line. Quality problems and other inefficiencies stemming from the inexperienced worker are expected to reduce output on the second line to 130,000 compared to 148,000
thousand on the first line. The utilization and efficiency were 73.4% and 84.6% respectively on the first line, 148,000 on the first. The utilization and efficiency respectively on the first line determine the new utilization and efficiency for the deluxe role operating after adding the second line. थैंक यू बड़ा जी, वेल डन नाइला। लो बच्चों, डिफरेंस क्या है कि डिमांड इंक्रीज होगी है। अगर डिमांड इंक्रीज होगी है तो वी हैव नो चॉइस। क्या चॉइस? वी हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी। मैंने आपको यूसीपी की एग्जांपल दी है, एक लॉन्ग लिस्ट है बच्चों एग्जांपल। जब डिमांड इंक्रीज हो तो एज अ ऑनर, एज अ ऑनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव नो चॉइस अदर देन टू इंक्रीज द कैपेसिटी। यूसीपी देखें, उसकी एग्जांपल है बिल्डिंग ए से बी, बी से सी, सी से ऑनवर्ड। अब देयर इज़ नो एंडिंग, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। किसके लिए? अगर वो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। अब वो सेकंड उन्होंने असेंबली लाइन, प्रोडक्शन लाइन है, वो अपने ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन जो लाइन ऐड करना चाह रहे हैं उनकी डिज़ाइन और इफेक्टिव कैपेसिटी सेम है एज दी लाइन ऑफ वन। लेकिन क्योंकि नया स्टाफ हायर किया है तो वो इनएक्सपीरियंस है, तो इसलिए उनकी जो एक्चुअल आउटपुट है वो डिक्रीज हो गई है। 148,000 की बजाय 130,000 है। इस पॉइंट को बच्चे आपने पिक करना है कि सारा ने क्या कर रही है, वो सेकंड प्रोडक्शन लाइन, ठीक है, वो ऐड करने जा रही हैं, लेकिन उनकी डिज़ाइन कैपेसिटी और इफेक्टिव कैपेसिटी पहली लाइन ही की तरह है, लेकिन जो इनकी एक्चुअल आउटपुट है ना वो डिक्रीज होगी है। रीज़न क्या है कि स्टाफ क्या है, इनएक्सपीरियंस है। जब भी इनएक्सपीरियंस लोग होंगे तो आपकी जो एक्चुअल आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगी। रीज़न क्या है कि आपके जो डिफेक्ट रेट्स हैं वो इंक्रीज होंगे, यानी जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, जो रोल उनके हैं, जो उन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड किए हैं रोल का, वो रोल उस क्वालिटी के नहीं हैं जिस क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर बच्चों आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ये बात क्लियर है जी बच्चों? आपको पहली बात तो ये कि सेकंड लाइन की जो एक्चुअल आउटपुट है वो कम क्यों है। रीज़न उन्होंने बता दिए कि स्टाफ जो नई लाइन का स्टाफ है ना वो इनएक्सपीरियंस है भाई, पहले जैसा एक्सपीरियंस नहीं है। पहले की एक्चुअल आउटपुट 148 है, नई जो लाइन ऐड की है उसकी 130 है, रिमेनिंग उसी तरह। डिज़ाइन कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी बोथ आर सेम। और ये भी उन्होंने बता दिया है कि जो लाइन 1 की, ठीक है जी, यहाँ पर जो गिवन है, क्या चीज़ हमारे पास गिवन है, यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी दोनों की परसेंटेज गिवन है कि यूटिलाइजेशन हमारे पास है 73.4% और उनकी जो एफिशिएंसी है वो 84.6% है। ये लाइन 1 की बात हो रही। तो अब हमने कहना डिटरमिन द न्यू यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी फॉर द डिलक्स रोल ऑपरेशन आफ्टर एडिंग द सेकंड लाइन। तो बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले मुझे आपने ये देखें कौन ज़हीन स्टूडेंट है, लग बता जाता है। अब मेरे पास से दोनों लाइन की प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी होगी ये मुझे बताएं। मेरे पास लाइन 1 है, लाइन 2 है। आप अज्यूम करें कि आप में से कोई भी सारा है, तो अब आपकी जो टोटल जो डिज़ाइन कैपेसिटी वो कितनी होगी। देखते हैं कितने लोग मुझे आंसर करते हैं। सर 2400। 2400 एक आंसर आ गया जी, 2400। एनी अदर आंसर? डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी होगी मेरी? लाइन 1 की कितनी थी, लाइन 2 की भी उतनी है, मैंने हिंट दे दिया। लाइन 1 प्लस लाइन 2 सेम है, 2 से मल्टीप्लाई कर लें या उसी नंबर को आप ऐड कर लें तो दैट विल बी द डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ अ 2 लाइंस। दोनों लाइन की बात हो रही, लाइन 1 की भी लाइन 2 की भी। तो बच्चों आप बीबीए, आप बीबीए के स्टूडेंट है बेटा, आप फ्यूचर मैनेजर है, तो मुझे आप ये नहीं बता सकते कि उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी, बेटा जी इतनी एक्सपेक्टेशन तो मेरी होनी चाहिए ना आपसे कि मुझे आप डिज़ाइन कैपेसिटी बताएं। हाँ जी, क्या हो जाएगी बेटा नायला? सर 403 200 रोल्स हो जाएगी। उसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को ऐड कर लें, एक ही बात है। वेल डन, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है जी। ये ज़हीन बच्चे मुझे इस तरह चाहिए अभी इसी तरह। अब इफेक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाएगी? शाबाश सर, डबल हो जाएगी। ये सर डबल होगी, 350,000 हो जाएगी। राइट आंसर है जी। ये देखिए इधर मैंने ये आपके पास ना एग्जांपल शो किया जो अभी नाइला ने आंसर किया।
डिज़ाइन कैपेसिटी पहली और दोनों लाइनों की सेम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 403 200 आ गया। इसी तरह देखिए हमारे पास इफेक्टिव कैपेसिटी है, तो इफेक्टिव कैपेसिटी दोनों लाइन की सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 350,000 रोल्स आ जाएगी। अब मुझे बताना है कि एक्चुअल आउटपुट कितनी आएगी, ये मैं देखता हूँ मुझे कौन जहीन स्टूडेंट इस तरह का मिलता है कि जो मुझे एक्चुअल आउटपुट बताए कि सर ये उनकी ना एक्चुअल आउटपुट होगी दोनों लाइन की। डिज़ाइन कैपेसिटी का पता चल गया, इसका पता चल गया। आप देखते हैं एक्चुअल आउटपुट मुझे कौन बताता है हमारी क्लास में से, शाबाश। एक्चुअल आउटपुट देखते हैं क्या आंसर आता है एक्चुअल आउटपुट का। सर ये है 296,000। एक आंसर आ गया भाई शवाल, एनी डिफरेंट आंसर। एक्चुअल आउटपुट मुझे बतानी है, पहली लाइन की गिवन है, दूसरी लाइन की भी गिवन है, हमने सिर्फ उनको ऐड करना है प्यारे बच्चों, नथिंग एल्स। यस सर, पहली लाइन की भी गिवन है और दूसरी लाइन की भी गिवन, इन दोनों को प्लस करेंगे 148,000 को और 130,000 को, तो ये मिल जाएगी 278,000। एक्सीलेंट, वी नाइला को समझ आ रही है एग्जाम में लगता है। हियर यस इज द सर, मुझे आंसर समझ बच्चों, आती है। थैंक यू बेटा। ये देखें, ये लास्ट में देखिए एरो साइन है, 148 130 दोनों को ऐड किया 278 रोल्स है। ये एक्चुअल आपके पास आउटपुट आ गई। डिज़ाइन कैपेसिटी जो थी 2 से मल्टीप्लाई किया, इफेक्टिव कैपेसिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बोथ आर सेम। यहाँ पर डिफरेंट है, पहले वाली लाइन की जो एक्चुअल आउटपुट थी 148, दूसरी की 130। उसने बताया भी डिक्रीज क्यों हुई है 140 से 130, क्योंकि इन एक्सपीरियंस स्टाफ है, और इन एक्सपीरियंस स्टाफ क्या करता है, वो एरर ज़्यादा करता है और उसके क्वालिटी जो आउटपुट है वो रिक्वायर्ड है उसमें वेस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है, डिफेक्ट रेट ज़्यादा होता है ड्यू टू इन एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस लोगों का एडवांटेज क्या होता है, वो पैसे तो ज़्यादा लेते हैं, उनका एडवांटेज क्या होता है, वो दोज आर मोर इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। वो इफेक्टिव भी होते हैं, एफिशिएंट भी होते हैं। नए लोग एफिशिएंट ज़्यादा होते हैं लेकिन इफेक्टिव इतने नहीं होते, इन एक्सपीरियंस की बात होती है। अब मुझे आपने बताना है, क्या चीज़ बताना है भी आपने मुझे, वो एफिशिएंसी भी बतानी है और मुझे इसके साथ साथ आपने यूटिलाइजेशन बतानी है इन टर्म ऑफ अ परसेंटेज। देखते हैं कौन आंसर देता है, शाबाश। ये सारा फिगर यहाँ पर गिवन है, स्लाइड नंबर 18 पर हर चीज़ गिवन है, तो आपने मुझे यूटिलाइजेशन बतानी है और साथ साथ क्या बतानी है, एफिशिएंसी बतानी। शाबाश, जल्दी से करें भी। यूटिलाइजेशन भी बतानी है और एफिशिएंसी भी बतानी है। देखते हैं क्या बताते हैं जी, यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी। ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं जो भी रिक्वायर्ड है यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी के लिए। सामने स्लाइड नंबर जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया 18 पर तमाम डेटा गिवन है और मुझे कोई आंसर भी आ गया। ज़हर काज़मी कह रहा है जी, नाइला की आंसर आया यूटिलाइजेशन 68.95% है। वेल डन नाइला। आप मुझे आपने एफिशिएंसी भी बता देनी है। ज़हर काज़मी साहब कह रहे हैं उनका इंटरनेट का इशू है, क्लास रीज्वाइन नहीं हो रही। ठीक है जी ज़हर में। एफिशिएंसी मुझे बाय नाइला ने बताया 79.43। ठीक है, मोहम्मद एहसन का आंसर भी 79.43 है, इसका मतलब एफिशिएंसी दोनों की सेम है, ये राइट आंसर है। और शवाल का आंसर है 68.95 और उसके बाद जो इनकी एफिशिएंसी है उसका आंसर है 79.43। वेल डन भाई, ठीक है वेल डन। लगता है हाँ जी, नायला का आंसर भी राइट है और शवाल का भी है राइट और मोहम्मद एहसन का भी है। वेल डन बच्चों, तो ये थी आपके पास। अब हेयर इज़ द आंसर, ये जो स्लाइड नंबर देखिए 19 पर ये सॉल्व किया कंप्लीट, जो मैं आंसर आपसे पूछे जा रहा था सामने, ये यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी दोनों को इन टर्म ऑफ अ परसेंटेज उन्होंने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है, ये मेजर किया हुआ। सो दिस इज़ द वे टू मेजर द कैपेसिटी। ठीक है जी, यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी, ये हम इसको देखेंगे, मेजर करेंगे हमारे पास। और प्यारे बच्चों, अभी ये जो बात हुई है, मैं अभी कह रहा था स्टार्ट ऑफ अ लेक्चर कि ये जो टॉपिक हमारा कैपेसिटी और इसकी स्ट्रेटजी है, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल
sizes, all kinds of an organization, and it has impact of all 10 decision of an operations management. ये सारे के सारे हैं। तो यही हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और स्ट्रेटजी क्या होती है कि जब आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो फिर आपने क्या करनी है, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है। तो बच्चों सबसे पहले फोरकास्ट करोगे डिमांड और कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको आपके यूसीपी की एग्जांपल दी है कि ये ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये साइन होता है अगर उसका बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो दिस इज अ इंडिकेटर ऑफ अ ग्रोइंग एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो उसकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है और बड़े अच्छे हमें साइन नज़र आ रहे हैं, इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। और जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था वो एक हमारी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हो रही है और जो हमारी मेन इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट होती है टेक्सटाइल सेक्टर की, और उसमें एक सिग्निफिकेंट बच्चों उसमें ग्रोथ आई है और बहुत अच्छी ग्रोथ है। अल्लाह करे इसी तरह हमारा मुल्क इंक्रीज़ करता जाए। तो जब ये ग्रो करेगा और इसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, इसकी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी, तो बच्चों इसके ये जो चीज़ें होती हैं ट्रिकल डाउन करते हैं और फिर लोगों की फैमिली इनकम भी इंक्रीज़ होगी। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती। लेकिन अगर यही जो सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं, इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं, ये 6 माह तक, 1 साल तक, 2 साल तक इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसका बेनिफिट कॉमन आदमी को भी होता है। जॉब क्रिएट्स होंगी, जब जॉब क्रिएट्स होंगी तो लोगों की सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। अदरवाइज तो सैलरीज इंक्रीज़ नहीं हो रही पैंडेमिक की वजह से। लोगों को बस ये है कि भी किसी तरीके से जॉब रह जाए। बेटा जी वर्ल्ड वाइड ये इसके असरात इम्पेक्ट आ रहे हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं पेंडेमिक के। तो एक तो हम करेंगे फोरकास्ट करेंगे डिमांड एक्यूरेटली, उसके बाद करेंगे मैच करेंगे टेक्नोलॉजी इंक्रीमेंट्स एंड सेल्स वॉल्यूम। तो इसमें वेरिएशन है कंट्री टू कंट्री, और कुछ लोग टेक्नोलॉजी को जिनकी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे यूरोप की बात है, अमेरिका की बात है, डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो वो अप्रिशिएट करते हैं जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर हम करेंगे फाइंड द ऑप्टिमम ऑपरेटिंग साइज़ के ये जो बैच साइज़ क्या होना चाहिए, लेट्स से लॉट साइज़ क्या होना चाहिए, गारमेंट्स की बात है, मेडिसिन की बात है, टू अचीव इकोनॉमी ऑफ अ स्केल। और बिल्ड करेंगे फॉर चेंज, फोर्थ है। और चेंज क्या चीज़ है, वी हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इंक्रीज़ भी करेंगे, डिक्रीज़ भी करेंगे, ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, मशीनरी की बात हो रही है, इक्विपमेंट की बात हो रही है, टू इन्हेंस द कैपेसिटी। और वाइस वर्सा एज वेल, ड्यू टू सम रीज़न अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर रही तो फिर क्या होगा, तो लोग ग्रेजुअली स्लोली वो शट डाउन की तरफ भी आ जाते हैं। जैसे बहुत से बिजनेस बेचारे ख़त्म हो गए हैं पेंडेमिक की वजह से, जब उनकी डिमांड नहीं रही। और कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते, उसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं होता, वो कमोडिटीज़ के बच्चों है। कमोडिटीज़ ऐसी है कि उसमें आपके पास क्योंकि लो रिस्क है, लो रिटर्न है। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न भी होता है। सारे के सारे टेक्नोलॉजी वाले जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होती हैं उस केस के अंदर। और मुल्क के अंदर हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। नए नए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर एग्रीमेंट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और रिसेंट हमारा एग्रीमेंट हुआ था एक यूके की कंपनी के साथ, ठीक है जी, और एमजी कंपनी के साथ है, जिसको एक्वायर किया हुआ चाइनीज़ कंपनी है साइक के नाम से, और वो लॉन्च करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अब करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, इसी तरह वर्ल्ड वाइड पॉलिसी ये है कि लोग अब कॉन्शियस हैं अबाउट द इन्वायरमेंट। वैसे प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करने दे रहे जिसका बैड इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर होता है। कैपेसिटी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो लोगों ने अपनी पॉलिसी डिफाइन किया। कुछ लोगों ने सेट किया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर 2023 तक वो शिफ्ट होंगे सारे के सारे टूवर्ड्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल। कुछ लोगों ने 2025 किया, पाकिस्तान ने 2030 किया हुआ, तक हम मैक्सिमम अपने जो व्हीकल्स हैं वो शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल की तरफ से। वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं। अब आपने जो कैपेसिटी है वो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो ऐसी कैपेसिटी जो फॉसल फ्यूल है बच्चों, इसको बोला जाता है पूरी दुनिया के अंदर ये लास्ट डेकेड है ऑफ अ फॉसल फ्यूल। अब फ्यूल चेंज हो रहा है और आपकी जो यूसीपी है वो भी यूज़ कर रही है एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्या चीज़ यूज़ कर रही है, कौन बताएगा? इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर रहे हैं सोलर पैनल से।
यस एक्सीलेंट भी सोलर पैनल है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है जी। और पूरी दुनिया में इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आप ऐसे रिसोर्स ढूंढें जिसमें ज़ीरो एमिशन हो, ठीक है जी। और सोलर है जिसका ज़ीरो एमिशन है। पूरी दुनिया ऐसे इंजन बैन कर रही है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात हो रही है कि जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है उसमें पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर लाहौर और कराची अगर पोल्यूटेड टाउन हम इंडेक्स देखें और पूरी दुनिया में इसको गूगल करें तो कराची और लाहौर टॉप ऑफ द लिस्ट हमें नज़र आते हैं। हालांकि हमारी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसका बेस्ट है क्या हम ऐसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं। और इसी तरह जो भट्टा मालकान हैं इंटें बनाने वाले, उनकी तरफ गवर्नमेंट उनको अप्रिशिएट करिए, अपनी टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करें। आज मैंने कल भी ऐड देख रहा था, वो उनको लोन भी दे रही है और बैंक फाइनेंस कर रहे हैं भी। ये जो टेक्नोलॉजी है आप अपने शिफ्ट कर देंगे जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, तो आपने ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी। किसी ने वो ऐड देखा जी? ऐसा बिजनेस स्टूडेंट बेटा फ्रीक्वेंटली हमें चीज़ें देखनी चाहिए। कोई मेरे साथ शेयर करेगा कि यस सर मैंने न्यूज़पेपर देखा और ये ऐड मैंने देखा था। ये जो भट्टा मालकान है उनको ना गवर्नमेंट अप्रिशिएट कर रही है कि आप टेक्नोलॉजी शिफ्ट करें। हाँ जी, किसी ने कोई ऐसा न्यूज़पेपर कल आपने कोई रीड किया और देखा हुआ ऐड इस तरह? कोई बात नहीं जी, टाइम मिले तो लाजमी देखेगा। वो मुझे बताइएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है भट्टा मालकान के लिए जो गवर्नमेंट उनको अप्रिशिएट कर रही है, उनको लोन भी दे रही है, देखिए पैसे भी दे रही है कि आप टेक्नोलॉजी है। देखिए गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है कि इसकी वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है और एमिशन को रिड्यूस करना चाह रही है। लो बच्चों, ये स्लाइड नंबर मैंने 22 आपके साथ शेयर की है। इसमें इकोनॉमीज़ है, डिस इकोनॉमीज़ दोनों है, इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ ऑफ अ स्केल। तो मुझे कोई बताएगा, जेनेरिक सा क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट साइंस के अंदर, सर ये इकोनॉमी है ये डिस इकोनॉमी। इकोनॉमीज़ क्या होती है इसको हमने डिस्कस किया था, और एक है डिस इकोनॉमीज़। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली ये होता है कि हम मास प्रोडक्शन करते हैं, हम इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं कि जो हमारा पर यूनिट कॉस्ट होती है ना, वो फिक्स कॉस्ट जो है ना वो पर यूनिट पे स्प्रेड हो जाती है इवनली। मतलब अगर हम 10 यूनिट बना रहे हैं तो जो फिक्स कॉस्ट है वो 10 पे स्प्रेड हो जाएगी, तो जो हमें कॉस्ट पेयर करनी पड़ती है ना वो मिनिमम होती है। वेल डन सवाल, ठीक है, बहुत अच्छे। और इसी से रेलेवेंट है डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। हाँ जी जी सर, फिर जब एक सर्टेन लेवल से आगे चले जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद जो हमारी प्रोडक्शन हम जितनी मर्जी बढ़ा लें या मतलब जो मर्जी कर लेना, तो जो मजीद फिक्स कॉस्ट जो है ना वो स्प्रेड आउट नहीं होती, तो हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। राइट, वेल डन, एक्सीलेंट, वाह भाई बहुत अच्छे, एक्सीलेंट भाई। अच्छा जी, राइट नाउ अगर किसी ने ज्वाइन किया, कोई लाइट का इशू था तो मुझे जल्दी से बता दें। अभी मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट को देखा है, अब्दुल्ला खान साहब को मैंने देखा है, तो मैं सिर्फ ये अज्यूम करूंगा कि उनका नेट का इशू होगा, अदरवाइज तो खान साहब इस वक्त ज्वाइन करने का मैं जल्दी से देखता हूँ अगर उनकी अटेंडेंस लग जाए खान साहब की। अब्दुल्ला खान साहब मुझे ये बताओ जी यार, सर, तुम्हारा थैंक ना यू सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, ताकि जल्दी से लग जाए। सर। ठीक है, मिल गया। 7208। नहीं, सीरियल नंबर आपका 10 है बेटा, सीरियल नंबर जेन में रखा, गुस्सा ढूंढने में टाइम लगता है। ओके सर, सीरियल नंबर तुम्हारा है 10, तो इतना वो ट्रेस आउट करने में आसानी होती है। ठीक है जी, आपकी मैंने अटेंडेंस हो गया है रीफंड। तो बच्चों ये देखें, आपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ करना है। अगर आप अंडर यूटिलाइज करेंगे या ओवर यूटिलाइज करेंगे, इस टर्म को ध्यान से पहले सुनना और समझना है कि एज अ मैनेजर वी शुड यूज रिसोर्सेज effectively efficiently but we don't use, ठीक है जी, ओवर यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन। इन दोनों केसेस के अंदर आपकी जो एवरेज कॉस्ट, जैसे शिवाल ने बताया, वो इंक्रीज होगी। तो आपने क्या करना है, एग्जैक्ट प्रॉपर यूटिलाइज करना अवेलेबल रिसोर्सेज को। अगर हम अंडर यूटिलाइज करेंगे और ओवर यूटिलाइज करेंगे, इन दोनों केसेस के अंदर हमारी जो एवरेज कॉस्ट है पर यूनिट वो इंक्रीज होगी।
इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या, वी शुड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज अप टू अ सम लेवल वेयर एवरेज कॉस्ट इज अ मिनिमम, दैट इज नोन एज इकोनॉमी ऑफ अ स्केल। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल करेंगे, लेट्स से हमारी कैपेसिटी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास कैपेसिटी है कि आप अकोमोडेट कर सकते हैं 10 एम्प्लॉइज़ को और उनको यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम फॉर अ सिंगल शिफ्ट। लेकिन अगर आप उनको डबल शिफ्ट के लिए उन्हीं को यूज़ करेंगे, ह्यूमन देखें उसमें ह्यूमन फैक्टर है कि 8 आवर तक तो उनकी जो एफिशिएंसी है ये हम अज्यूम करेंगे वो मैक्सिमम रहेगी। लेकिन आप किसी को यूज़ करेंगे 8 की बजाय 10, 11, 12, तो फिर क्या होगा, अगर आप उनको ओवर यूटिलाइज करेंगे तो उनकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो डाउन होता जाएगा और डिफेक्ट रेट इंक्रीज होता जाएगा। तो आपने एज ए मैनेजर देखना, अगर आपने सेकंड शिफ्ट लगानी है तो उसके लिए फ्रेश आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। अगर आप उन्हीं को एक्सटेंड करेंगे, बेचारों को पहले 8 आवर जॉब की है, आप 8 को आप 10 एक्सटेंड कर रहे हैं या 11 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं और आप उनको बेनिफिट भी नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाय फोर्स काम किया जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हमने किया था 8 के लिए, लेकिन हम उनको रियलिटी है 10 है, 11 है, 12 है, क्योंकि पूछने वाला तो कोई है नहीं इधर इस तरह। तो उस केस के अंदर बच्चों आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है जी, ये ह्यूमन फैक्टर है। एक तो आपको मोटिवेट, पहली बात है कि फ्रेश लोग होने चाहिए। लेट से अगर फ्रेश नहीं है तो फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए। अगर लेट से फाइनेंशियल बेनिफिट भी नहीं है तो फिर उसके बाद क्या होगा, डिफेक्ट रेट आपका इंक्रीज होगा। ये आपका डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल है। इकोनॉमी ऑफ स्केल है कि राइटली यूज करें, नाइदर ओवर नॉर अंडर। अगर आप एग्जैक्ट प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। लेकिन अगर आप वाइस वर्सा करते हैं, इधर अंडर यूटिलाइज करते हैं या ओवर यूटिलाइज करते हैं, दोनों केसेस में आपका जो आउटपुट है ना, एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होना शुरू हो रही। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी ह्यूमन फैक्टर की। तो अगर आप, तो पहली बात है कि एक आदमी के लिए एक शिफ्ट ही सफिशेंट है, लेकिन अगर आप उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, ओवर टाइम देना चाहते हैं, तो आप उससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट दें। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके इस तरह का एक्सपीरियंस किया हो कि सर हमने लोगों को ओवर यूटिलाइज किया या अंडर यूटिलाइज किया या कोई भी इस तरह किया, उसने देखा हो ना किया हो, कोई ऐसा भी? अच्छा बच्चों, क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लास है तो मैंने देखा 9:21 है तो इधर एंड करते हैं। और वंस अगेन मैंने एक अनाउंसमेंट ये की थी कि कमिंग वेडनेसडे वाले दिन आपका क्विज नंबर 4 है और चैप्टर नंबर